अनुसंख्यता वाला कॉन्सेप्ट होता है वो एक पदीय अभिक्रियाओं पर लागू होता है। तो जटिल अभिक्रियाओं पर ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। तो जटिल अभिक्रियाओं की अगर मुझे अनुसंख्यता की स्टडी करना होता है तो उसके प्रत्येक पद का अपन को स्टडी करनी पड़ती है और प्रत्येक पद अपन को उस अनुसंख्यता के बारे में बताता है। जैसे एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे एक अभिक्रिया के, अगर इस अभिक्रिया की शक्ल देखकर अपन बता सकते हैं कि अनुसंख्यता 5 है, जबकि इसकी 5 नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये अनुसंख्यता अगर इसकी 5 नजर आ रही है, इसका मतलब ये जटिल अभिक्रिया है और इन जटिल अभिक्रिया होने के कारण अपन नहीं बता सकते हैं कि इसकी शक्ल देखकर इसकी अनुसंख्यता कितनी होगी। फिर ये जटिल अभिक्रिया है तो उसकी अपने प्रत्येक स्टेप का स्टडी करनी पड़ेगी, तब इसके प्रत्येक स्टेप में जो जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते होते हैं वही उसकी क्या होती है, वही उसकी अनुसंख्यता होती है। इसका मतलब मुझे उसकी अनुसंख्यता ज्ञात करना है तो मुझे उसके प्रत्येक पद का क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। तो अपन उसकी मैकेनिज्म देखते हैं प्रत्येक स्टेप में। तो इसके वन स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करें तो HBr मॉलिक्यूल्स O2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, HOBr। सेकेंड स्टेप में बात करें तो HOBr। फिर थर्ड स्टेप में बात करें तो हो जाएगी Br2 H2, 2 मॉलिक्यूल ठीक है, ये होगी। इसका मतलब उसका प्रत्येक स्टेप अपन उसकी अनुसंख्यता अब बता सकते हैं कि उस प्रत्येक पद में उसकी अनुसंख्यता क्या होती है। जैसे फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करूं, इसकी फर्स्ट स्टेप में इसकी मोलिकुलरिटी 2 मिलेगी, सेकेंड स्टेप में भी इसके 2 अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी मोलिकुलरिटी 2 होगी, थर्ड स्टेप में भी इसकी मोलिकुलरिटी 2 होगी। तो कुल मिला के ये बात होती है कि अपन जटिल अभिक्रियाओं को अपन डायरेक्ट देखकर नहीं बता सकते हैं कि उसकी अनुसंख्यता कितनी होती है। उसके प्रत्येक स्टेप का अपन को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर अपन को मालूम पड़ेगा कि इसकी अनुसंख्यता कितनी होगी। अगर मान लो इसकी मुझे ऑल ओवर रिएक्शन चाहिए तो इसका मतलब मुझे इंटरमीडिएट जो मिलता है, इंटरमीडिएट जो को मुझे हटाना पड़ेगा। मतलब बोले तो मध्यवर्ती वो होता है जो अभिक्रिया के मध्य में बनता है और अभिक्रिया के मध्य में खत्म हो जाता है। अगर मुझे इसी अभिक्रिया की ऑल ओवर रिएक्शन लिखनी है तो ऑल ओवर रिएक्शन लिखने के लिए मुझे इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट को हटाते हैं, चलो HOBr से HOBr कटा, HOBr2 HOBr है तो यहाँ पर अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी रिएक्शंस को, बैलेंस हो गई। ठीक है, ये 2 HOBr से कट गया। फिर ऑल ओवर रिएक्शन लिखते हैं H2 3 4 4 HBr प्लस O2 2Br2 प्लस 2H2। ये होगी मेरी ऑल ओवर रिएक्शन, वापस मुझे मिल गई। ये होती है जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया होती है जिसमें ध्यान रखना उसकी अपन शक्ल देखकर नहीं बता सकते अनुसंख्यता क्या होती है, उसके प्रत्येक पद का अपन को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है भैया, अब अपन नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कोटि। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया की कोटि की बात कर लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अब देखो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रता मापने योग्य हो, जिसकी सांद्रता मापने योग्य हो तथा अभिक्रिया के वेग को क्या करती है, निर्धारित करती है, उन्हें क्या बोला जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। या सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि किसी भी अभिक्रिया को वेग नियम में लिखने पर जो उसके सांद्रता पदों के घातांकों का जो योग होता है, जो सांद्रता पदों में समस्त घातांकों का जो योग होता है वही क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक है, देखते हैं 1 मिनट के लिए। R बराबर के A की पावर 1 B की पावर 2। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को वेग संबंध में लिखने पर उन समस्त सांद्रताओं के पदों के घातांक जो होते हैं, घात
उनका योग जो होता है वही क्या कहलाती है, हमारी अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आई बात समझ में? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के पदों के जो घातांकों का योग होता है वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया कोटि। इसका पदों के घातांकों का जो योग होता है वही क्या कहलाती है, कोटि। ये जो यहाँ पर जो इस घात जो होती है इसका टोटल जो इसका सम करने पर 1 + 2 करने पर इसकी टोटल 3 आती है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो कोटि होगी वो 3 होती है। तो जैसे एक एग्जांपल और बात करें, ये रिएक्शन है N1A + N2B + N3C प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन की रेट फॉर्म में लिखूं R बराबर के A की पावर N1 B की पावर N2 C की पावर N3, ठीक है। तो किसी भी अभिक्रिया में देखो अपन को डेफिनेशन मिली, किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता, जो अभिकारक की समस्त सांद्रता के घातांकों का जो योग होता है वो क्या कहलाती है, हमारी अभिक्रिया की कोटि। तो ये जी घातों का योग कर लो तो कुल कोटि बराबर क्या हो जाएगी हमारी, टोटल ऑर्डर इज N1 + N2 + N3, ये हमारी टोटल कोटि हो जाएगी। आई बात समझ में? तो इसका मतलब जो कोटि जो होती है वो वेग को, अभिक्रिया के वेग को क्या करती है, निर्धारित करती है, अभिक्रिया के वेग को डिसाइड करती है। और उसकी कोटि अलग अलग होती है तो इसका रेट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। आई बात समझ में? फिर अपन बात करते हैं जो ये अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो एक प्रैक्टिकली होती है। क्या होती है? प्रायोगिक राशि होती है, प्रैक्टिकल राशि होती है जिसका अपन मान उस अभिक्रिया की शक्ल देखकर नहीं बता सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल के तौर पर इसका निकाला जाता है। अभिक्रिया की अपन शक्ल देखकर उसका नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, ये होती है कुल कोटि। क्या होती है उसके बारे में बात करें कि जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो प्रायोगिक मान होते हैं, और ये अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो 0 हो सकती है, वो धनात्मक हो सकती है, वो ऋणात्मक हो सकती है, वो भिन्नात्मक हो सकती है। अपन ने जैसे अणुसंख्यता की बात की तो अणुसंख्यता केवल एक वोल नंबर, एक पूर्णांक नंबर होती थी। आई बात समझ? जो एक वोल नंबर होती थी, जो एक वोल नंबर, ये जो कोटि जो होती है प्रैक्टिकल वैल्यू होती है जिसको लैब से निकाला जाता है। उस अभिक्रिया की शक्ल देखकर अपन उसको जज नहीं कर सकते, उसकी उस रिएक्शन की, उस अभिक्रिया की कोटि इतनी है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जो अभिक्रिया की कोटि जनरली अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, शून्य कोटि की स्टडी करेंगे, और शून्य कोटि की करेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर की अपन स्टडी करेंगे। अब अपन कुछ टाइप पढ़ लेते हैं अभिक्रिया की कोटि के। जैसे अपन फर्स्ट बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो शून्य कोटि अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जो अभिक्रिया का जो वेग होता है उसकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, उसे क्या बोला जाता है, शून्य कोटि। या सिंपल सी भाषा में बात करें, जो उस अभिक्रिया की जो रेट होती है, जो अभिक्रिया की जो रेट होती है वो अभिक्रिया की सांद्रता के शून्य घात की क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू K, A⁴ ये होगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए रेट लॉ, दर नियम। इस दर नियम में ये बताना कि जो रेट होता है वो अभिकारक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उस पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, H2 + Cl2 2HCl, ठीक है। अगर इसमें बात करें जब तक इस पर लाइट नहीं देंगे तब तक मेरा उस कंटेन में मैं कितना भी H2 और ये Cl2 मिला दूं मेरा HCl नहीं बन पाएगा जब तक मेरे पास लाइट नहीं मिलेगी। इसका मतलब यहाँ उस कंटेन में H2 और Cl2 की मात्रा कितनी भी मिला दो, लाइट ना देकर वो HCl में नहीं बन पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मात्रा मिलाने पर रेट नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब ये रेट इस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, वही होती है हमारी शून्य कोटि। और एग्जाम्पल बात करें अमोनिया का विघटन, N2 + 3H2। जब तक मेरे पास मोलिब्डेनम नहीं होगा, जब तक मेरे पास मोलिब्डेनम मेटल नहीं होगी तब तक इसका डिसोसिएशन NH3 का विघटन नहीं हो पाएगा, चाहे मैं कंटेन में कितना भी अमोनिया ले लूं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो
यहाँ टूटने की जो रेट होती है वो सांद्रता बढ़ाने पर नहीं डिपेंड कर रही है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, मोलबिडेनम पर डिपेंड कर रही है, वो सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रही है। सेकंड बात कर ये होगी उसका एग्जांपल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जो अभिक्रिया की जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। R इज प्रोपोर्शनल A की पावर 1, तो जैसे R बराबर K A की पावर 1। इसका मतलब यहाँ पर जो अभिक्रिया का जो रेट, जो अभिक्रिया की जो रेट होती है, अभिक्रिया की जो रेट होती है वो उसकी क्रियाकारक की सांद्रता के सीधे समानुपाती होती है। अगर उसकी सांद्रता बढ़ेगी तो उसकी रेट भी बढ़ेगी। अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं, एजो आइसो प्रोपेन का विघटन, और एग्जांपल की बात करें रेडियो एक्टिव अभिक्रिया, रेडियो एक्टिव अभिक्रिया, और एग्जांपल के बारे में बात करें H2 प्लस I2 2HI। ये जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। यहाँ पर जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उस सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसकी प्रथम घात के समानुपाती होता है। ठीक है भैया, ये रेडियो एक्टिव अभिक्रिया, भी ध्यान रखना। फिर अगर थर्ड बात कर ले द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया वैसे आगे अपनी स्टडी नहीं है, हायर क्लासों में आप पढ़ोगे। द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अगर बात करें कि जो रेट होती है वो उस सांद्रता के स्क्वायर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, उस सांद्रता के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है। R इज K A की पावर 2। अब देखो, अब मैं तीनों में कंपैरिजन करके बता देता हूं। अगर मैं यहां ध्यान से सुनना भैया, अगर मैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता को दो गुनी करने पर 2 टाइम्स कर लूं तो उसके रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो 2 टाइम्स कर दूं तो उसके रेट पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसके रेट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो रेट होती हैं वो उसकी अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो आगे अपन बताएंगे आपको करके भी। इसमें बात करें कि अगर किसी अभिकारक की सांद्रता को दोगुनी कर दी जाए, मतलब 2 टाइम्स कर दी जाए, तो उसकी रेट भी क्या हो जाएगी, उसकी रेट भी 2 टाइम्स होती है। जितनी कंसंट्रेशन उसी के रेशियो में उसकी रेट भी बढ़ेगी। जिस रेशियो में यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगी रिएक्टेंट की, उसी रेशियो में उसकी रेट भी बढ़ेगी। अब और भी क्वेश्चन बनते हैं कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 3 टाइम्स कर दी जाए। अगर 3 टाइम्स कर दी जाए तो उसके रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 3 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ पर 3 की पावर 2, तो आंसर कितना आ जाएगा अपन को 9। तो इसका मतलब जो रेट होगी वो कितनी गुना हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो यहाँ द्वितीय कोटि के लिए अगर किसी सांद्रता को n गुना करने पर, सांद्रता को n टाइम्स करने पर उसकी जो रेट होगी वो n के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर n गुना करने पर n गुना रेट हो जाएगी, यहाँ पर n गुना करने पर n टाइम्स करने पर यहाँ रेट कुछ भी इफेक्ट नहीं होगी, वो पहले की जैसे ही होगी। इस टाइप में यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। और ये तरह का क्या होती है, ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज होती हैं जिसको अपन प्रैक्टिकल से निकाल सकते हैं। अपन अभिक्रिया की ढांचे को या अभिक्रिया की शक्ल देकर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल समझते हैं। अपन बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि का प्रायोगिक निर्धारण। अभिक्रिया की कोटि का प्रायोगिक निर्धारण। तो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, उसके बारे में बात करें कि अभिक्रिया की कोटि का प्रायोगिक निर्धारण। जैसे मान लो कोई भी एक अभिक्रिया दे रखी है N2 + 3H2 = 2NH3। अगर उसके रेट संबंध के बारे में बात करें, रेट संबंध के बारे में बात करें तो मान लो R = N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3।
इसका मतलब अगर मुझे रेट फॉर्म में, रेट संबंध में मैं कुछ इस तरह लिखता हूं, तो इस तरह यहाँ पर घात 1 आती है, 3 आती है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 1 + 3 = 4। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी कोटि 4 आ रही। ये वाला जो आंसर जो होता है वो क्या होता है, गलत है। क्या भैया, गलत है। क्यों? क्योंकि आप ये कैसे बता सकते हो कि यहाँ पर वह 1 के स्क्वायर में वेरी कर रही है N2 की सांद्रता और यहाँ 3 के स्क्वायर में वेरी कर रही है सांद्रता। ये तो आपके लिए बैलेंस के लिए आया था, जबकि आप इसका निर्धारण नहीं कर सकते ऐसे। और अपन एक और बात कर लेते हैं, NH3 + O2 और NO + H2 6। यहाँ पर इसके बारे में बात करें, R बराबर के NH3 की पावर 4 एंड O2 की पावर 5। अगर कोई इसकी ऑर्डर देखा जाए तो 4 + 5 9, इसका मतलब इसकी 9 ऑर्डर हो जाएगी। 4 + 5 = 9। ठीक है भैया, इसका मतलब इसकी 9 ऑर्डर आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है भैया, गलत है। आप ऐसे कैसे बता सकते हो कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 4 के स्क्वायर में क्या कर रही है, 4 के वर्ग में क्या वेरी कर रही है, और इसमें O2 जो होती है 5 के पावर में क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ये तो एक तरह की क्या है, बैलेंस करने के लिए अपन 4 और 5 वैल्यू लेके आए थे। यहाँ पर इसकी जो कोफिशिएंट होता है उस कोफिशिएंट से अपन निर्धारण नहीं कर सकते उसकी कोटि क्या होती है, क्योंकि कोटि तो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो कि एक्सपेरिमेंट से ही अपन निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, अब अपन कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन बनते हैं, उसको क्वेश्चंस करते हैं। ये अपने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अपन को इस अभिक्रिया के लिए कोटि का अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन में अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करना है। ये वाली अभिक्रिया दे रखी है, ये 298 केल्विन पर है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखे, उसके ए के लिए रेट, ए के लिए उसकी डाटा दे रखे और बी कंसंट्रेशन के लिए उसकी डाटा दे रखे, एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो अपन को इस अभिक्रिया के लिए अपन को कोटि बतानी है। अगर इसके ढांचे को देखकर अपन नहीं बता सकते, अपन एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं। चलो इसके निर्माण के अपन कोटि देखते हैं। यहाँ पर R बराबर a की पावर x मान लूं और b की पावर में y मान लेता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसकी कोटि निकालनी है। जैसे b की कोटि निकाल, b के लिए मुझे अगर कोटि निकालनी है या फिर a के लिए निकालनी है, तो मुझे b की सांद्रता को पहले समान रखना पड़ेगा। जो b की सांद्रता को समान रखे, फिर इसमें a की सांद्रता देखते हैं, तो यहाँ पर 3 से 1 में जा रहे हैं, 3 से किस में जा रहे हैं, 2 से 3 में जा रहे हैं। यहाँ पर कितने टाइम गुना हो रही है, अभिक्रिया की रेट 1/3 टाइम्स हो रही है। यहाँ पर 2 से 3 में जाने पर अभिक्रिया की रेट कितने टाइम्स हो रही है, 3 से 1 में जाने पर अभिक्रिया की जो सांद्रता हो रही है 1/3 टाइम्स हो रही है। तो यहाँ पर उसकी रेट कितनी हो रही है, यहाँ पर उसकी रेट भी कितनी हो रही है, यहाँ पर उसकी रेट भी 4, देखते हैं क्या होती है यहाँ पर। तो अपन इसका क्वेश्चन होते हैं, R1 में x और y का मान निकालना है, तो अपन टू एक्सपेरिमेंट वाला डाटा लेते हैं। तो R2 बराबर a के लिए पावर 0.3 a, इसकी पावर में x मान लूँ, और यहाँ पर 0.3 b, इसकी पावर में मान लूँ y। ठीक है, और उसका रेट कितना हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁻3। फिर मान लेता हूँ R3 का डाटा ले लेते हैं, R3 तो 0.1 a की पावर x और ये 0.3 b की पावर y, और इसकी रेट कितनी हो जाएगी 4 × 10⁻⁻4। ठीक है भैया, अब अपन देखते हैं R2/R3, R2/R3 कर लेते हैं। यहाँ से ये वाला पूरी कट जाएगी क्वांटिटी। फिर इसमें बात करें, ये वाला क्या हो जाएगा 0.3/1, ये हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कटा, ये हो जाएगा 3/1 की पावर कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। फिर इसको काटे, यहाँ पर इसको अपन काटे हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस में 1 ऊपर चला जाएगा 0, तो 0 यहाँ, और यहाँ 10 से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा 1/12 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा, 3 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ देखना 3 की पावर x =
3। इसका मतलब ये जो रेट है अपने पास, ये रेट है, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है भैया। यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर x के अपोन में यहाँ कितना लिखा जाए कि इसकी जो हल जो आए, जो सॉल्यूशन जो आए 3 आए, अगर मैं 0 लिखता हूँ तो इसका मतलब 1 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू को 0 लिखूंगा तो यहाँ पर 1 आएगा, जो कि सही नहीं। अगर मैं x की वैल्यूज को कितना लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, x की वैल्यू को 1 लिखता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 की पावर 1 3 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे लिए x का मान कितना आ गया, 1। इसका मतलब यहाँ पर जो उसकी पावर जो आएगी, मतलब x की वैल्यू कितनी की जाए ताकि उसकी रेट 3 ही आए। कहने का मतलब यह आया कि जहाँ पर 3 की पावर जो x की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर समेशन जो सम आया, जो 3 आया, वो 3 कब आ सकता है, x की वैल्यू कितनी लिखी जाए। अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 0 आती, 1 लिखता हूँ तो 3 आ रही। इसका मतलब यहाँ x की वैल्यूज कितनी आई, डिटरमाइन कितनी रहेगी, डिटरमाइन 1 रहेगी। तो मुझे x की वैल्यूज निकल गई, ठीक है भैया। अब अपन बात करते हैं x की वैल्यू, मतलब a के रेस्पेक्ट में मुझे कोटि आ गई मेरे लिए। अब बात करते हूँ मैं b के रेस्पेक्ट में, मतलब तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर इस a की सांद्रता को कौन नियत रख के b के लिए कोटि निकालूंगा मैं। यहाँ पर इसकी सांद्रता को नियत रख लेता हूँ, यहाँ पर नियत रखता हूँ तो यहाँ चाहूंगा मैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 3 यहाँ से तो R1 बराबर 0.a की पावर x और ये 0.a b की पावर y, और इसकी रेट कितनी हो जाएगी, 4 × 10⁻⁴ R2 के लिए देखते हैं 0.1 a की पावर x और ये कितना हो जाए 0.3 b की पावर y, और यहाँ पर इसकी रेट कितनी हो जाएगी 4 × 10⁻⁴। तो यहाँ मैं कर दूँ R2/R, ठीक है। यहाँ कितना, ये वाली कट जाएगी, समान राशि है, और ये कितना आ जाएगा R2 ये वाला 3/1, उसकी पावर कितनी हो जाएगी y, और ये इतना कट जाएगा, कितना आंसर आएगा y। इसका मतलब अब मैं y का मान, ध्यान से सुनना, अब मैं y का मान कितना रखूं कि इसका आंसर, इसका समेशन, इसका हल कितना आ जाए, 1 आ जाए। अगर मैं y का मान 0 रखता हूं तो यहाँ पर जब किसी की बेस की पावर 0 होती है तो उसका सम कितना होता है 1। इसका मतलब y की वैल्यू इसकी कितनी आएगी मेरे लिए, y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे लिए 1। तो मेरे लिए y का मान आ गया कितना, y का मान आ गया 0। इसका मतलब मुझे x और y का मान पता चल गया, x और y का मान पता चल गया। तो r बराबर x की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 1, b की वैल्यू कितनी आई थी 0, तो आंसर कितना आएगा 1 + 0, 1 + 0 बराबर कितनी आएगी, कोटि 1, ठीक है भैया। ये अपन का आंसर आ गया। तो अपने बताओ, अगर इस रिएक्शन की शकल देखी जाए, तो शकल देखी जाए तो a की पावर 2 और b की पावर 1, तो टोटल कोटि कितनी आ जाएगी 3। टोटल कोटि कितनी आ रही है, टोटल ऑर्डर 3 आ रही है। तो इसका मतलब यह हो गया कि एक इससे सिद्ध हो गया, जो अभिक्रिया की जो कोटि जो होती है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, अपन उसको अभिक्रिया की शकल देखकर नहीं निकाल सकते हैं। आई बात समझ में भैया। तो यहाँ पर इसको एक्सपेरिमेंट करके इसकी कोटि निकाली इस अभिक्रिया की, तो कोटि कितनी आई भैया 1 आई। वापस एक बार देख लो कि जिस पे a की, अगर मुझे a के रेस्पेक्ट में कोटि निकालनी है तो b की सांद्रता को नियत रखूंगा, जिसकी b की सांद्रता यहाँ समान है तो इसकी सांद्रता को नियत रख के यहाँ जाऊंगा। यहाँ से 3 से कितनी 1/3 हो रही थी, यहाँ एक समीकरण इसकी बना लूंगा, एक समीकरण इसकी बना लूंगा, उसको अपन डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ b की निकालनी है तो उस a की कंसंट्रेशन को मैं नियत रख के उसकी b के रेस्पेक्ट में उसकी कोटि निकाल दूंगा। अब बात तो हुई ये, अगर मान लो आपके कॉम्पिटिटिव में आ जाए डायरेक्ट, और कॉम्पिटिटिव में आप इतना टाइम वेस्ट करोगे, बिल्कुल नहीं करना। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। उस शॉर्ट ट्रिक ऐसे कि भैया यहाँ a के रेस्पेक्ट में कोटि देखनी है, किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में कोटि देखनी है, तो बताओ यहाँ पर इसको क्या कर दो, समान कर दो, इसकी कंसंट्रेशन को समान कर दो। फिर a की कंसंट्रेशन पर आ जाओ, यहाँ पर a की कंसंट्रेशन पर आ जाओ। a की कंसंट्रेशन पर आने पर यहाँ पता चलता है कि यहाँ से
0.1 से 3 मतलब 1 से कितनी गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। अभिक्रिया की जो सांद्रता हो रही है वो 3 गुना हो रही है। तो रेट कितनी गुना हो रही है, रेट भी कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है। तो उसकी सांद्रता भी 3 गुनी हो रही है और उसकी रेट भी 3 गुनी हो रही है। तो अपन ने बताया था प्रथम कोटि अभिक्रिया में जितनी गुना सांद्रता होती है उतनी ही गुना क्या होती है, उसकी रेट होती है। इसका मतलब पावर में हमेशा कितनी 1 रहेगी। तो अगर ए के सापेक्ष कितनी आ जाएगी, 1 कोटि आ जाएगी। बी में चलते हैं तो ए की सांद्रता को नियत रखते हुए इसमें जाओ, यहाँ बी में एक सांद्रता को 4 गुना किया, सांद्रता को 1 से कितना गुना किया, 4 टाइम्स किया। तो उसकी कोटि क्या, उसकी रेट क्या रही, सॉरी यहाँ पर उसकी, यहाँ पर चलो सॉरी इसमें चलते हैं ना, इसकी सांद्रता को नियत किया, इसकी 0.1 से 0.3 में गए। ठीक है भैया, 0.1 से 0.3 में गए। इसका मतलब उसकी सांद्रता को 3 गुना किया और रेट देखी, रेट तो वही की वही रही। इसका मतलब शून्य कोटि में अपन ने पढ़ा था सांद्रता को कितने गुना भी कर दी जाए तो उसकी रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर अब सांद्रता को मैंने 3 गुना किया तो रेट तो वही रही। तो इसका मतलब यहाँ बी के रेस्पेक्ट में उस अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। वापस देख लो शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर मुझे ए के रेस्पेक्ट में मुझे निकालनी है कोटि, तो ए के रेस्पेक्ट में निकालनी, तो बी की जो समान सांद्रताओं को मैं ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस सांद्रता को मैंने समान रखा और यहाँ ए की सांद्रता में गया, यहाँ से 3 टाइम्स क्या हुई मेरी सांद्रता, तो उसी तरह मेरी जो रेट भी कितनी होगी, 3 टाइम्स हो गई। रेट भी कितनी होगी, 3 टाइम्स। तो जितने टाइम्स सांद्रता थी उतने ही टाइम्स क्या होगी, रेट होगी। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 1। ये ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 1। बी के सापेक्ष बात करें तो इसको अपन नियत रखो सांद्रता को और बी में जाओ। यहाँ सांद्रता 1 से कितने में गए, 3 में, मतलब 1 गुने से 3 गुने में गए। अभिक्रिया की सांद्रता को 1 से 3 टाइम्स कर लिया तो अभिक्रिया की जो रेट हुई वो की वही रही। इसका मतलब ये कौन सी होगी, शून्य कोटि अभिक्रिया। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड में होगा तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है भैया, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। x का y में रूपांतरण, x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। कौन सी कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। तो x की सांद्रता 4 गुना कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो अगर इसको रेट लॉ में लिखने की बात करें तो रेट लॉ में कैसे लिखा जाएगा, R इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है भैया, 2 इसको R1 मान लो और R2 बराबर के। यहाँ पर अब सेकंड रेट में अपन को पूछा है कि बाद में रेट कितनी हो जाएगी। पहले तो अपन ने रेट फॉर्म में इस तरह लिखा, सेकंड में देखा कि R2 रेट सेकंड रेट निकालनी है तो x की पावर मतलब कितने गुना की उसकी सांद्रता को 4 गुना, 4 टाइम्स क्या, तो 4x की पावर कितनी हो जाएगी, 2। ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन 2। फर्स्ट और 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, इसी में कर लेता हूँ k से k कटा, क्योंकि k तो कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट जो कि एक ही रिएक्शन के लिए समान है। यहाँ x से x की पावर कटी और यह 4R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 16R1। इसका मतलब जो उसकी जो रेट होगी वो पहले से कितने टाइम्स हो जाएगी, 16 टाइम हो जाएगी। ठीक है भैया, इस तरह के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, जैसे x और y में ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अनुसरण करती है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं। तो इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि उसकी सांद्रता को 4 गुनी कर दी जाए और सेकंड में पूछी जाए उसकी जो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम से ध्यान से सुनना भैया, अगर वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन दे दे तो कैसे करना है, वॉल्यूम को 3 गुना कर दी जाए। आयतन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दे, ध्यान से सुनना वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम के बारे में सूचना दे दे तो ध्यान रखना जो वॉल्यूम जो होता है वो कंसंट्रेशन के क्या होता है, इनवर्स होता है। अगर यहाँ पर 3 गुना वॉल्यूम कर दी जाए तो उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अगर वॉल्यूम 1/3 कर दी जाए तो उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। ध्यान से सुनना, ठीक है भैया। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, जैसे अपन इसमें कर ही लेते हैं, जैसे मान लो x और y में का फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, तो
x का आयतन या x अभिकारक के पात्र का आयतन 1/3 टाइम्स कर दिया जाए। अभिक्रिया की कोटि पूछी है तो कुछ नहीं करना, r इज इक्वल टू एक्स के x की पावर कितनी है 1 फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, r2 बराबर के यहाँ 1/3 मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी 3x की पावर 1। तो यहाँ पर x से x कटा, k से k कटा, तो r2 बराबर कितने हो जाएंगे 3 आ रहा, क्योंकि प्रथम कोटि है तो यहाँ पर कितनी 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है भैया, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अपन और भी कुछ जैसे और भी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे अपन की सिर्फ अभिक्रिया को नहीं उसकी रेट फॉर्म को देखकर अपन को बतानी उसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी। जैसे फॉर एग्जांपल कि a की पावर 3/2 और b की पावर 1/2, तो अब अभिक्रिया की कोटि बतानी बहुत सिंपल सी बात है, इसको बस ऐड करना 3/2 1/2 को ऐड करना 1.5 इंटू 2 ऑर्डर 2 हो जाएगी, सिंपल। ये तो ऐसे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है भैया, तो ये अपन को ये ध्यान रखना है एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है और इसका जो वैल्यूज होती है वो 3 से अधिक भी हो सकता है। मोलिकुलरिटी में पढ़ा था कि कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 मोलिकुलरिटी में, अब इसमें 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, 0 भी हो। मोलिकुलरिटी में अपन पढ़ा था कि जो मोलिकुलरिटी होती है वोल नंबर होती है, ओनली वोल नंबर होती है, और ये 0 हो सकती है 1 हो सकती है फ्रैक्शनल हो सकती है और हाफ मतलब कि ये नेगेटिव हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है, और जो अणु संकेता हमेशा पॉजिटिव होती है वो भी नेगेटिव होती है। अब अपन कुछ अणु संकेता का और कोटि का अपन कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है भैया, ये होती है अणु संकेता, ये होती है कोटि। ठीक है भैया, अणु संकेता और कोटि का समझ लेते हैं। अपन कंपैरिजन करते हैं मोलिकुलरिटी और ऑर्डर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की अपन कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस पहला आते हैं कि जो अणु संकेता होती है एक पति अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या होती है। ध्यान से सुनना, मैं लिखवाऊंगा नहीं पूरा, कि ये क्या होती है अभिकारक अणुओं की संख्या होती है, अणुओं की संख्या। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की क्या होती है नंबर होती है मोलिकुलरिटीज। ठीक है, और अभिक्रिया की जो